हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस इन कोलैबोरेशन विद डाउटनट। और हम लोग अभी बेसिकली अगर हम देखें तो हम डायनेमिक्स चैप्टर ही कर रहे थे। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं ट्यूटोरियल 5 होगा। और ट्यूटोरियल 5 का जो कंटेंट होगा बच्चों, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे लास्ट लेक्चर पे ही। यही हमारा कॉन्सेप्ट एक्चुअली जो हम लेक्चर कराते हैं उसी के बेसिस पे एक लेक्चर रखते हैं जो ट्यूटोरियल क्लास कही जाती है, और उसी लेक्चर के बेसिस पे वहां पे क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे हम लोग एक बहुत गुड अमाउंट में क्वेश्चंस कवर कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और हमें कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी आ जाती है। तो इस चीज को प्लीज ध्यान दें आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले अच्छे से लेक्चर देखें, फिर उसके बेसिस पे जो ट्यूटोरियल क्लास हो रही है उसके क्वेश्चंस को भी अच्छे से टैकल करें। और ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं खुद से लिख देता हूँ और कुछ बेसिकली आपके मॉड्यूल जो विद्या मंदिर के मॉड्यूल है और विद्या मंदिर की वर्कबुक है, दो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से चूज कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। जो एक्चुअल में हमने लास्ट क्लास में किया था उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। बट हाँ, मैंने लास्ट क्लास में जाते जाते आपको एक क्वेश्चन दिया था सर्कुलर मोशन के बेसिस पे ही। पहले उसको टैकल करते हैं बच्चों, ठीक है? ऑलराइट, शुरू करते हैं। ओके, रेडी? ऑलराइट। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन बच्चों कि एक डिस्क है, ठीक है, दिख रहा है डिस्क, और इस पे यहां पर एक छोटा एम ब्लॉक रखा है। कितनी दूरी पर रखा है? आर दूरी पर बच्चों। ये दिया हुआ है, आर दूरी पर है। अब डिस्क ना एक रॉड के साथ फिक्स्ड है। देखो, इसके सेंटर से एक रॉड जा रही है और ये रॉड फिक्स्ड है, डिस्क पे फिक्स्ड है। ऐसा ऐसे देख सकते हैं, डिस्क लगा के उस पे रॉड उसके लॉन्ग ले जाओ बच्चों, ठीक है? और इस रॉड को अगर हम घुमाएंगे तो क्या होगा? डिस्क भी साथ में घूम रहा होगा। डिस्क घूम रहा होगा तो क्या ये ब्लॉक घूमेगा? क्या ये ब्लॉक ब्लॉक घूमेगा बच्चों? तो ये डिपेंड करता है यहाँ पर फ्रिक्शन है या नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो डिस्क तो घूमता रहेगा और ब्लॉक वहीं पड़ा रहेगा। ये समझ आ रहा है? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये इंटरेस्टिंग सी कहानी है। अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं हुआ बच्चों, देखो ये इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं हुआ, ये ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं हुआ, तो ये ब्लॉक यहीं पड़ा रहेगा, यहीं स्टेशनरी पड़ा रहेगा और ये डिस्क घूमता रहेगा। है ना इंटरेस्टिंग सी बात? लेकिन अगर फ्रिक्शन होता है, जैसा आप सोचो ना, कोई चीज ऐसे रख के उस पर से जैसे किताब पे कुछ रख के ऐसे धीरे धीरे घुमाओ, तो जैसे पेन ही रख दो और पेन का कुछ ऐसा रख दो जो थोड़ा सा फिट, मतलब उस पर गुड अमाउंट में आपको फ्रिक्शन मिल जाए। तो आप ऐसे एक किताब रख दो, उसके ऊपर कुछ रख दो और ऐसे धीरे धीरे घुमाओगे तो साथ में वो चीज भी घूमती है। जैसे मान लो तुमने कुछ, मान लो अपने इरेजर या शार्पनर ही रख दिया और उसको धीरे धीरे घुमाते हो तो साथ में घूमती है। मतलब वो उसके पास ओमेगा भी है और साथ में घूम रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। मान लो जैसे यहां पर बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि डिस्क घूमेगा बच्चों, डिस्क घूमेगा ना। अगर ये डिस्क घूमेगा तो ये ब्लॉक भी घूमेगा, घूम सकता है इसके साथ। ऐसा नहीं कि हर ओमेगा पे घूमेगा, हर ओमेगा पे नहीं घूमेगा, बट एक सर्टेन ओमेगा तक ही घूमता रहेगा साथ में। बहुत तेजी से कर दोगे तो बाहर भाग जाता है। अगर आपने नोटिस करो ना, किताब पे कुछ रखो और ऐसे घुमा दो तेजी से, बाहर निकल जाएगा। तो हमेशा बेसिकली एक बात ध्यान रखना कि जो बॉडी सर्कुलर मोशन करती है उसकी टेंडेंसी बाहर जाने की होती है। सर्कुलर मोशन करती है, बाहर जाने की होती है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके सेंटर की तरफ हमेशा एक एक्सेलेरेशन चाहिए। एक्सेलेरेशन चाहिए तो बच्चों कितना, क्या एक्सेलेरेशन चाहिए? ओमेगा स्क्वायर आर, या इसी को हमने वी स्क्वायर बाई आर बोला था, जिसको हमने बोला था सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। बच्चों आपको याद ही होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। अब एक्सेलेरेशन चाहिए तो एक्सेलेरेशन कौन प्रोड्यूस करता है बच्चों? फोर्स। एफ इक्वल्स टू एम से लगा सकते हैं हम लोग। तो वही कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी, मतलब सर्कुलर मोशन करेगी तो भी आपका एक फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए ही चाहिए बच्चों। यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, अब ऐसे सोचो, ऐसे सोचो कि अगर मान लो तुम एक ऐसे ओमेगा पे घुमा रहे हो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब तुम एक ऐसे ओमेगा पे घुमा रहे हो जिसपे ये भी साथ में चल रहा है। ऐसे मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि बोथ आर डूइंग सर्कुलर मोशन टुगेदर। दोनों, मतलब दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं है, स्लिप नहीं कर रहा है। तो हमसे पूछा कितना ओमेगा मैक्सिमम हो सकता है ताकि दोनों साथ में मूव कर सके। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू तक बताना है। बट हाँ, तुम्हें कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि दोनों साथ में मूव कर सकता है। अगर ज्यादा तेजी से नहीं करोगे, ज्यादा तेजी से नहीं करोगे तो ये साथ में मूव करता रहेगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे ओमेगा की तो बाहर जाने की टेंडेंसी, थोड़ा और बढ़ा दोगे तो स्लिप करके बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझनी है हमें कि लेट अस अज्यूम कि ये, ध्यान से सुनना, लेट अस अज्यूम कि भाई ये दोनों साथ में स्लिप नहीं कर रहे, दोनों स्लिप नहीं कर रहे हैं। तो ये इसी के साथ, अगर देखो आप, अगर दोनों साथ में सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो जो ओमेगा बच्चों रॉड का होगा वही डिस्क का होगा, और जो डिस्क का होगा वही इस ब्लॉक होगा, दोनों साथ में जा रहा है। तो ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं ना, लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम, ध्यान से सुनना, लेट अस अज्यूम ब्लॉक एंड डिस्क, ब्लॉक एंड डिस्क both are
doing circular motion together, motion together without slipping over each other, without slipping, ठीक है, मतलब एक दूसरे पे स्लिप नहीं कर रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग सी बात क्या आएगी कि अगर ये सर्कुलर मोशन बच्चों कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन इस रेडियस आर रेडियस पे ही कर रहा होगा, ठीक है। अब ये ब्लॉक भी सर्कुलर मोशन कर रहा है सेम ओमेगा से, है ना, दोनों साथ पे एक दूसरे के ऊपर रखे हो तो दोनों सेम ओमेगा से कर रहा है। तो अगर सेम ओमेगा से कर रहा है तो ये सर्कुलर मोशन आर रेडियस पे कर रहा है, तो इसको पक्के से एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए, जिसकी वजह से कर पा रहा होगा। और अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मतलब इसके सेंटर की तरफ डेफिनेटली, अगर मैं ये इसका सेंटर है मान लेते हैं और ये कुछ आर रेडियस मान लेते हैं बच्चों, और ये ब्लॉक है ना, तो कुछ ऐसे ऐसे करके मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों, है ना, आर रेडियस पे, ये इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके सेंटर की तरफ डेफिनेटली एक्सीलरेशन चाहिए, इसके सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन चाहिए। ध्यान से समझो, कोई जल्दबाजी थोड़ी है। ओमेगा स्क्वायर आर, और इसको वी स्क्वायर बाई आर बोलते हैं। अगर ओमेगा दिया तो ओमेगा के टर्म में लिखो, और वी दिया तो वी के टर्म में लिखो बच्चों। तो ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर बच्चों, है ना, मजा आ रहा है इसमें, ओके ऑलराइट। तो अब यहां पहुंचेगा तो भी चाहिए, लेकिन अगर अब ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ये एक्सीलरेशन अपने आप तो आएगा नहीं, इसको फोर्स चाहिए। तो इसका मतलब अगर सर्कुलर मोशन करे तो इसकी तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा है बच्चों। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, ये बात समझ पा रहे हो। बिना फोर्स के बेसिकली ये सेंट्री सर्कुलर मोशन पर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर सेंटर की तरफ कोई एक्सीलरेशन है बच्चों तो उसकी तरफ कोई फोर्स तो चाहिए ही चाहिए ना, ठीक है। तो फोर्स कौन देगा, अब देखते हैं इस सरफेस के अलॉन्ग कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। तुम बताओ, अगर मैं इसका एबीडी बनाऊंगा तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है बच्चों, एक फोर्स इनटू द प्लेन डिस्क के अंदर जा रहा होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो सरफेस के अलॉन्ग लग रहा होगा। क्योंकि अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है बच्चों, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो इस साथ में नहीं चल सकता, ये बात समझ रही है। फ्रिक्शनल फोर्स होगा तभी साथ में चलेगा, क्योंकि अगर स्मूथ होगा तो तुम नीचे वाले डिस्क से घुमा दोगे तो ऊपर वाला वहीं पड़ा रहेगा और नीचे वाला से घूमता रहेगा, ठीक है। तो अगर फ्रिक्शन होगा तो दोनों को साथ में कैरी करने की कोशिश करता है। क्लियर है बातें यहां तक, कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है बच्चों। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स है, ध्यान से समझना, अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो उसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए। मैंने बोला था हमेशा अलोंग द सरफेस होगी, ऐसा नहीं बोला था मैंने कि अलोंग द सरफेस कहीं भी हो सकती है, पॉसिबल डायरेक्शन में। फ्रिक्शन हमेशा क्या होगा, अब यही समझने वाली बात थी। इस बार जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, यही ध्यान से समझना, इस बार जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा वो सेंटर की तरफ लगेगा, ये इधर की तरफ, सेंटर की तरफ लगेगा बच्चों, सेंटर की तरफ, ये इधर की तरफ। क्यों लगेगा सेंटर की तरफ, क्योंकि एकमात्र फोर्स सरफेस के अलॉन्ग लग रहा है, और वो फोर्स सेंटर की तरफ ही लगना चाहिए ताकि उसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दे पाए। अब ये कॉमन सेंस लग रहा है कि अगर इसके सरफेस के अलॉन्ग एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, एम तो ऊपर की तरफ लग रहा है, एम जी इनटू द प्लेन लग रहा है बच्चों, तो फ्रिक्शनल फोर्स ही सरफेस के अलॉन्ग लग रहा है, और सरफेस के अलॉन्ग जो फोर्स है बच्चों वो भी सेंटर की तरफ आना चाहिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर की तरफ आएगा जो इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दे रहा होगा। तो हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं कि यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ध्यान से समझना, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। तो एन एक ही एकमात्र फोर्स है, अगर दो होता तो मैं दो कंसीडर करता, एकमात्र फोर्स है। एफ इक्वल टू क्या होगा बच्चों, मास इनटू एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। एफ इक्वल टू एम लगा दिया, कुछ अलग बात नहीं की, मैंने कहा कि सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन जो होगा वो हमें पता चल जाएगा वी स्क्वायर बाई आर से, मतलब हमें पता कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता तो इसको वी स्क्वायर बाई आर और ओमेगा स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन चाहिए उस पर्टिकुलर रेडियस में सर्कुलर मोशन करने के लिए। तो ठीक है भैया, तो मान लो आर रेडियस में घूम रहा तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है जो इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करता है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू एम ए सी, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मास इनटू ओमेगा दिया है, तो आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर कुछ अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स मिला तो उसके हिसाब से तुम्हारा कुछ एक्सेलेरेशन आ जा रहा है, उसके हिसाब से कुछ ओमेगा आ जा रहा है, क्योंकि रेडियस तो फिक्स ही रखना है और मास भी फिक्स ही होगा। रेडियस फिक्स रखना है और मास फिक्स रखना है, ठीक है बच्चों। तो अगर यहां पर हम देखें, अगर हम यहां पे देखें, देखो अगर तुम ओमेगा और बढ़ाओगे, क्योंकि मास और रेडियस, ध्यान से सुना, मास और रेडियस तो फिक्स्ड हो गया बच्चों, अगर तुम ओमेगा और बढ़ाओगे, है ना, ओमेगा और बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन और बढ़ेगा, कहेगा ठीक है बढ़ा लेते हैं। फिर कह रहे हो ओमेगा और बढ़ाओ, तो कह रहा फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन की फिर से, फ्रिक्शन फोर्स हम पढ़ चुके हैं लास्ट टॉपिक में, फ्रिक्शनल फोर्स की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, कितनी होती है लिमिटिंग वैल्यू बच्चों, उससे ज्यादा वो नहीं दे सकता, और फ्रिक्शनल फोर्स ही यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो एक लिमिटिंग वैल्यू तक ही ये प्रोवाइड कर पाएगा अपनी वैल्यू को, उसके बाद क्या होगा,
उसका अगर तुम ओमेगा बढ़ाओगे तो होगा जी मेरे पास तो फ्रिक्शन अवेलेबल है नहीं, आप बस स्लिप कर जाओ बाहर की तरफ। अब मैं तुम्हें इस सर्कल पे नहीं घुमा सकता, क्योंकि इस सर्कल पे घूमने के लिए तुम्हें और फोर्स चाहिए जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है बच्चों, समझ आ रहा? तो कह रहा कि जी मेरे पास मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू एस एन, और म्यू एस एन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो इसको मैक्सिमम ओमेगा बोलेंगे। क्यों ओमेगा बोलेंगे मैक्सिमम? क्योंकि ये वही ओमेगा जिस पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स मिल रहा है, और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स मतलब इसके बाद अगर तुमने ओमेगा बढ़ाया तो स्लिप कर जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम ओमेगा फॉर विच दोनों ऑब्जेक्ट उसके ऊपर बिना स्लिप किए सर्कुलर मोशन कर सकता है। अच्छा यहां पर n क्या होगा बच्चों? यहां पर n देखेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में n इक्वल टू एम जी है, n इक्वल टू बच्चों एम जी है, तो इस n को हम लोग यहां डाल सकते हैं। तो म्यू एस एम जी इक्वल्स टू एम आर ओमेगा मैक्स स्क्वायर। ये ओमेगा मैक्स क्या है? दिस इज ओमेगा मैक्स फॉर विच बच्चों, फॉर विच स्मॉल m ब्लॉक डज नॉट स्लिप ओवर सरफेस। ठीक है बच्चों, है ना, ये बात समझना। एम कट गया, और जो ओमेगा मैक्स आ रहा है वो आ रहा है रूट ओवर म्यू एस जी बाई आर बच्चों। कमाल की बात हो गई, ठीक है, म्यू एस जी बाई आर, चलेगा ना ये बात? तो म्यू एस जी बाई आर आ रहा है, तो ओमेगा मैक्स है, यहाँ पे ओमेगा एम जी लिख दिया है, थोड़ा ध्यान से देखना, ओमेगा एम जी नहीं है, ओमेगा मैक्स है, ओमेगा मैक्स बच्चों, ओमेगा मैक्स, मैक्सिमम ओमेगा, ये वाला ओमेगा मैक्स, ठीक है, क्लियर बात है यहाँ पे? तो ये ओमेगा मैक्स, अगर अगर ओमेगा, जैसे ओमेगा की वैल्यू ओमेगा मैक्स से ज्यादा होगी बच्चों तो स्लिप हो जाएगी, स्लिपिंग होगी, स्लिपिंग हो जाएगी। अगर ओमेगा मैक्स लेस देन ओमेगा मैक्स है, ओमेगा ओमेगा मैक्स से कम है, तो नो स्लिपिंग बिटवीन देम, नो स्लिपिंग बिटवीन देम, नो स्लिपिंग बिटवीन देम। लो जी, कमाल का कॉन्सेप्ट होगा, बिटवीन देम, ठीक है। तो हमें क्या रियलाइज हुआ बच्चों? अब देखो मैं इसको एकदम ध्यान से धीरे धीरे वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि देखो जैसे एक डिस्क लिया, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा बच्चों हमने, और एक ब्लॉक रखा, और इस डिस्क को हम एक सर्टेन ओमेगा से घुमाना चाहते हैं, और उस सर्टेन ओमेगा के बाद ब्लॉक स्लिप करेगा, उससे पहले तक ये स्लिप नहीं करना चाहिए ब्लॉक ओवर द डिस्क। तो एक्चुअली हमें ओमेगा मैक्स बताना है फॉर विच ये ब्लॉक इस डिस्क के ऊपर स्लिप ना करे, मतलब स्लिप नहीं करेगा तो क्या करेगा? सर्कुलर मोशन साथ में कर रहा होगा, ये बात तो समझ आ चुकी होगी। अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो बच्चे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उसके सेंटर की तरफ डेफिनेटली, उसके सेंटर की तरफ डेफिनेटली एक फ्रिक्शनल, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन चाहिए, एक एक्सेलेरेशन चाहिए। कितना एक्सेलेरेशन होना चाहिए? वो ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर बच्चों। इससे कम अगर अगर जो भी जिस स्पीड से चला है, जिस ओमेगा चला है, तो उसके हिसाब से एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आता है। उससे कम अगर दोगे तो बात नहीं बनेगी, उससे उससे यही समझना, उससे कम तुम उससे कम फोर्स दे ही नहीं सकते, उतना ही फोर्स चाहिए। अगर उस पर्टिकुलर सर्कल में सर्कुलर मोशन करना तो उससे उतना ही फोर्स चाहिए, उससे कम करोगे तो सर्कुलर मोशन नहीं करोगे, उससे ज्यादा करोगे तो उस पर्टिकुलर रेडियस के लिए पर्टिकुलर फोर्स होता है बच्चों, है ना, पर्टिकुलर फोर्स होता है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि इस पर्टिकुलर रेडियस पे घूमने के लिए जो हमारे पास एक्सीलरेशन चाहिए होगा ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। अब मुद्दा आता है अगर किसी सर्टेन डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो सर्टेन डायरेक्शन में बच्चों फोर्स भी होना चाहिए। अगर फोर्स है, ध्यान से समझना, अगर फोर्स है तो उस फोर्स की वजह से बच्चों, ध्यान से सुनना, उस फोर्स की वजह से, है ना, फोर्स की वजह से ही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो मैंने कहा भाई अब ऐसा करते हैं, इसका एफबीडी बना लेते हैं। तो हमने एफबीडी बना लिया। देखो ऊपर की तरफ बच्चों क्या लग रहा है? एन, नीचे की तरफ क्या लग रहा है बच्चों? एम जी। और हमें रियलाइज हुआ कि सरफेस के लॉन्ग फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मैस एन हो सकती है। लेकिन अगर सरफेस के लॉन्ग लग रहा है तो बहुत सारे बच्चों को लगता है अगर ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ना तो या तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगना चाहिए या ऐसे, नहीं। एक्चुअल में फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता है? मैंने आपको डायरेक्शन बहुत क्लियर कट बता रखा है। स्लिपिंग या स्लिपिंग टेंडेंसी को अपोज करता है बच्चों, स्लिपिंग या स्लिपिंग टेंडेंसी को अपोज करता है, तो इसकी एक्चुअली स्लिपिंग टेंडेंसी बाहर की तरफ होगी, ठीक है, इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी बाहर की तरफ होगी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ आता है। इनफैक्ट कॉमन सेंस कहता है कि अगर इसे इसका नेट एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ है तो इसकी तरफ ही नेट फोर्स होना चाहिए, तो सारा का सारा फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर की तरफ आएगा फॉर गिवन ओमेगा। ये बात ध्यान, कि किसी सर्टेन ओमेगा के लिए बात कर रहा हूं, तो अगर किसी सर्टेन ओमेगा के हिसाब से घुमाओगे और फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल है तो इस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन, इस पर्टिकुलर सर्कल पे मोशन करना शुरू कर देगा। क्लियर है बातें? तो हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। तो फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल, अपने आप को एडजस्ट कर लिया, और फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली सेंटर की तरफ लग रहा है। अच्छा एक बड़ी बच्चे बात पूछते रहते हैं कि भैया सेंट्रीपिटल फोर्स एक नया फोर्स है। नहीं, सेंट्रीपिटल कोई नया फोर्स नहीं है,
ये एक्चुअली किसी भी फोर्स को आप सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यूज कर सकते हो, चाहे वो जैसे यहां पर देखो, ध्यान से देखोगे तो यहां पर मैंने फ्रिक्शनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यूज किया था। इसके पहले मैंने जो किया था स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन में, वहां पर टेंशन आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यूज होता है, नॉर्मल भी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यूज करूंगा। तो एक्चुअल में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, जिससे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, वो एक्चुअल में कोई नया फोर्स नहीं है, वो किसी भी फोर्स की वैल्यू, किसी भी फोर्स की वैल्यू को अटेन कर सकता है। कोई भी फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। कोई भी फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है बच्चों, ये बात समझ में आनी चाहिए। अभी देखो मैंने क्या किया, इस वाले में फ्रिक्शनल फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बना। इसके पहले जो हमने स्ट्रिंग क्वेश्चन लेक्चर्स में किया था, उसमें टेंशन आपका सेंट्रीपिटल फोर्स था। अभी मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा कि नॉर्मल फोर्स भी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है। ठीक है बच्चों, F इक्वल्स टू एमएसी हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब देखो, अब एक सर्टेन, हमने मान लिया एक सर्टेन ओमेगा के लिए एक सर्टेन सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था, वो कौन दे रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की भी एक लिमिटिंग वैल्यू होगी, कॉमन सेंस लगना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स की भी एक लिमिटिंग वैल्यू होगी, और उस लिमिटिंग वैल्यू के लिए आप एक सर्टेन ओमेगा निकाल सकते हो। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा तो उसे मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, और उससे ज्यादा अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। कितनी लिमिटिंग वैल्यू होती है, म्यूएसएन। म्यूएसएन के बाद वो स्लिप करना शुरू कर देगा बच्चों, ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है क्या, ये कोई डाउट तो नहीं आ रहा है इसमें? ठीक है बच्चों, तो यही से हमने निकाल दिया कि किस मैक्सिमम ओमेगा तक ये डिस्क को रोटेट कर सकते हो ताकि ये स्लिप ना करे ब्लॉक। तो ये वैल्यू हो गई उसकी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है ना, ये भी सर्कुलर मोशन का ही है। कह रहा है कि एक्चुअल में अगर मैं इसका थ्योरी थोड़ी सी बता दूं पहले आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। देखो, अगर मान लो आप एक किसी गोल चक्कर के अराउंड आपकी गाड़ी है ना, मोशन ऑफ मोशन ऑफ मोशन ऑफ कार ऑन सर्कुलर पाथ, सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है। मान लो आपके पास ऐसे करके एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है, ऐसे करके, और यहां पर आपके पास एक कार है, ऐसे मान लो कार है, ऐसे मान लेते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, ऐसे मान लेते हैं ये कार है, इसको लिख देते हैं ना, कंफ्यूजन ना है बिल्कुल, ये कार है। ठीक है, और ये आर रेडियस पे सर्कुलर मोशन करना चाहते हैं, मतलब चक्कर लगाना चाहता है। अगर किसी सर्कुलर, अगर देखो एक बात समझ लो, दिमाग में बिठा लो पहले, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करना चाहती है बच्चों, तो इसके सेंटर की तरफ इसको एक्सेलेरेशन चाहिए, इसके सेंटर की तरफ डेफिनेटली एक्सेलेरेशन चाहिए, और एक्सेलेरेशन चाहिए इसका मतलब फोर्स होगा, तभी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करेगा। मतलब इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तभी ये सर्कुलर मोशन कर सकता है। इसी को बोलते हैं डायनामिक्स, जब हम बेसिकली एक्सेलेरेशन को फोर्स से रिलेट कर देते हैं, इसे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो कह रहा है कि अब ऐसा नहीं होता, आपने खुद रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार क्या होता है, अगर बहुत तेजी से आप सर्कुलर, जैसे सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, और बहुत तेजी से टर्न मार दो ना, तो स्लिप करके बाहर जाती है, वो बहुत डेंजरस होता है। इस बात को समझे ध्यान से। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि लोग बहुत तेजी से टर्न करने के चक्कर में सर्कुलर मोशन पे वो स्लिप करके बाहर चले जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, वही चीज समझना में, यहाँ पे क्या होता है, तो लेट अस अज्यूम कि एक सर्टेन वेलोसिटी से ये इस सर्कुलर मोशन पे जा रहा है, मान लो v वेलोसिटी है यहाँ पर, ठीक है, v वेलोसिटी या v स्पीड कह सकते हैं, v स्पीड से सर्कुलर मोशन पे जा रहा है, और गाड़ी और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो म्यू, एकदम फ्लैट सरफेस, इस बात को ध्यान रखना, फ्लैट सरफेस है, अभी कोई एंगल वैंगल नहीं दिया हमने सरफेस को, एकदम फ्लैट सरफेस, उसको बस गाड़ी ऐसे सर्कुलर मोशन करने की कोशिश करा बच्चों। अब ये बताओ, अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका सेंटर की तरफ डेफिनेटली एक एक्सेलेरेशन होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों, ओमेगा स्क्वायर आर होना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, या ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन, ओमेगा स्क्वायर आर बच्चों, और वी स्क्वायर बाई आर जो दिया हुआ है, यहाँ पर वेलोसिटी दिया था वी स्क्वायर, अच्छा ओमेगा स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर होता है, लास्ट क्लास में बताया था आपको। ठीक है, दोनों इक्वल वैल्यू है, और लिखा मैंने, और मतलब एंड नहीं लिखा, तो ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर भी इसको लिख सकते हैं। तो अब अगर इसकी तरफ तुम्हें एक्सेलेरेशन चाहिए इसको सर्कुलर मोशन करने के लिए, अगर सर्कुलर मोशन में देखो गाड़ी सर्कुलर मोशन कर ही तो रही ना, इसका मतलब इसकी तरफ फोर्स होना चाहिए, और कौन सा फोर्स होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस बार कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा, सोच के बताओ, कौन सा फोर्स बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ, इस बार फिर से फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा, क्योंकि सरफेस के लॉन्ग ही वाला फोर्स चाहिए तुम्हें। और इस सरफेस के लॉन्ग कौन सा फोर्स है, इस सरफेस के लॉन्ग कौन सा फोर्स है बच्चों, इस सरफेस ग्राउंड पे, गाड़ी और ग्राउंड के बीच में कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों। तो वो किधर की तरफ लग रहा होगा, सेंटर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, तो सेंटर की तरफ जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बच्चों, वही अब मान लो सर्टेन, मान लो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाई आर, एफ इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो जो ये है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, समझ में आ ही रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज फ्रिक्शनल फोर्स, एंड दैट इज इक्वल टू एक्चुअली एम ए सी है, AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, और वी स्क्वायर बाई आर लिख दिया। अगर तुमने स्पीड और बढ़ाई तो कहेगा, देखो ऐसे सोचो, तुमने स्पीड और बढ़ाई बच्चों, तो कहेगा फ्रिक्शनल फोर्स और बढ़ो,
ठीक है, तुमने और बढ़ा दी तो फ्रिक्शनल फोर्स और बढ़ेगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स के साथ एक खास बात क्या है कि फिर से सेम चीज रिपीट कर रहा हूं, उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। कितनी होती है लिमिटिंग वैल्यू? म्यू एस एन, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? mv स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पर n क्या होगा? देखो n ऊपर की तरफ लग रहा होगा, n किधर लग रहा होगा? ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा सबको। तो यहाँ पर जो n होगा वो mg होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्वियसली इनटू द प्लेन तो जा नहीं रहा, उसके ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो n इक्वल टू बच्चों क्या होना चाहिए? mg। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू एस एन, म्यू एस mg बच्चों इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ हुआ क्या है कि हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लिख दिया, तो उसके हिसाब से कुछ वेलोसिटी आएगी। अगर तुम इससे ज्यादा वेलोसिटी पे इसे घुमाना चाहते हो तो तुम्हें और फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, जो कि अवेलेबल ही नहीं है। तो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके लिए वो स्लिप नहीं करेगा। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग, ये बात समझना। मतलब इससे ज्यादा अगर आपने डिमांड किया, इससे ज्यादा वेलोसिटी दी, तो कहेगा जी और फ्रिक्शन लाओ। फ्रिक्शन कहेगा जी मेरे पास इतना फ्रिक्शन है ही नहीं है, कहां से ले आऊं? तो कहेगा जी इतनी ही औकात है मेरी, इतने में ही इतना इतना फ्रिक्शन ले लो। इतने पर अगर तुम सर्कुलर मोशन कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो स्लिप करो अपना। ठीक है बच्चों, तो ये आसान सी बात थी, कुछ ज्यादा मुश्किल सी बात नहीं थी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या आ गया? म्यू एस जी इक्वल्स टू वी मैक्स, बोल सकते हैं एम कट गया, वी मैक्स स्क्वायर बाई आर बच्चों। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर नो स्लिपिंग इक्वल्स टू कितना हो गया? म्यू एस जी आर बच्चों, है ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके लिए नो स्लिपिंग है, तो अगर v की वैल्यू ग्रेटर देन v मैक्स है, तो समझना, ये बात समझना होता है, तो ये पक्के से स्लिप कर रहा होगा, है ना, पक्के से स्लिप कर रहा होगा। अगर v की वैल्यू, जिस स्पीड से गाड़ी टर्न कर रही है, अगर वो लेस देन है v मैक्स, लेस देन लिख देते हैं, ये तो ग्रेटर हो गया, है ना, v इज लेस देन v मैक्स, तो नो स्लिपिंग बच्चों, नो स्लिपिंग। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आपने रियल लाइफ में बहुत सारी कहानियां देखी होंगी। तुमने देखा होगा अगर किसी सर्कुलर, अब देखो यहाँ पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी टर्न किस पे डिपेंड, ऑब्वियसली तीनों पैरामीटर पे डिपेंड करता है। म्यू एस पे डिपेंड करता है, जी तो देखो फिक्स ही होता है, अर्थ के पास जी ऑलमोस्ट 9.8 से 10 के बीच में कुछ ले सकते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो जी तो फिक्स है, लेकिन दो चीजें हम लोग हमेशा बदल सकते हैं, एक म्यू एस जी बदल सकते हैं और एक आर बदल सकते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि म्यू एस जी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करते, क्योंकि ज्यादा फ्रिक्शन आएगा तो ज्यादा टायर खराब होता है। ज्यादा फ्रिक्शन मतलब ज्यादा जल्दी जल्दी टायर खराब होते हैं, तो हम लोग ज्यादा फ्रिक्शन वेस्ट रखने की कोशिश नहीं करते। तो अगर आपको हाई स्पीड से टर्न करना, तो आप बड़ी रेडियस बनाने की कोशिश करते हो। अगर आपने हाईवे डिजाइन देखी होगी, है ना, अगर आप जो टर्निंग रेडियस है किसी सर्कुलर ट्रैक पे, उसको ज्यादा रखना चाहते हो, तो क्या करोगे? वी ट्राई टू कीप आर बड़ा। क्यों भैया बड़ा आर क्यों रखने की कोशिश करते हैं? क्यों? देखो तुमने अगर कभी हाईवे पे गए होगे और वहां देखोगे तो टर्न ऐसे बड़े बड़े रेडियस वाले टर्न होते हैं, ऐसा छोटा ये शार्प नहीं, ऐसे करके नहीं होता, ये तो बहुत शार्प हो गया ना। अगर तुमने देखा होगा हाईवे डिजाइन में कि जो ट्रैक्स बनाए जाते हैं कुछ ऐसे करके बनाए जाते हैं, बहुत बड़ा रेडियस, ये रेडियस बड़ा है, कैसे पता? देखो जितना फ्लैट होता जाएगा, जितना स्ट्रेट होता जाएगा, उतना बड़ा रेडियस। तो हाईवे डिजाइनिंग में प्रेफर करते हैं कि भैया आर लार्ज होना चाहिए, आर को लार्ज रखते हैं, है ना। तो बहुत, जैसे कई बार टर्न होता है तो बहुत बड़ा सा आर्क बना देते हैं, उसके अराउंड टर्न करके आ रहा होता है। तुमने देखो, जैसे तुमने कभी भी अगर हाईवे पे गए तो देखोगे जब भी टर्न होता है तो बहुत बड़े आर्क रेडियस पे बना रहे थे, बहुत बड़ा रेडियस होता है। तो अगर आर ज्यादा रख देंगे तो तुम एक्चुअल में क्या होता है, तुम्हारी टेंडेंसी हाईवे पे ज्यादा फास्ट चलने की होती है। तो तुम अचानक से जैसे 100 किलोमीटर पे चल रहे हो, तो अचानक से 40, अगर आपका टर्निंग रेडियस, टर्निंग स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड आ रही है 40 किलोमीटर की, तो आपको 100 से 40 पे लाना पड़ेगा, तो वो अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए हाईवे पे एटलीस्ट, देखो छोटी गली वली में तो आप जो भी मर्जी धीरे करके चला लो, लेकिन हाईवे पे आपकी टेंडेंसी दिमाग ही सेट होता है कि हाईवे तो स्पीड चलेगा, तो वहां पर हम छोटी वेलोसिटी वाला सरफेस नहीं बना सकते, छोटी वेलोसिटी वाला मतलब कम वेलोसिटी वाला टर्निंग रेडियस नहीं कर सकते। ये बात समझ आ रही सबको? तो हम लोग वहां डिजाइनिंग ऐसे करते हैं। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग सी बात है ना, कि यहाँ पर बड़ा रेडियस होता है लार्ज, जितना ज्यादा बड़ा रेडियस कर दोगे, क्योंकि म्यू बहुत बड़ा प्रेफर नहीं करते हम लोग। क्यों नहीं करते म्यू बहुत बड़ा प्रेफर? क्योंकि अगर बहुत बड़ा म्यू हो जाएगा तो टायर जल्दी जल्दी खराब होगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और वो दिक्कत वाली बात है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग बहुत ज्यादा इसमें म्यू नहीं बढ़ाते हैं। म्यू की एक वैल्यू होती है जो टायर के हिसाब से डिजाइन होती है, जी की वैल्यू फिक्स होती है। तो हम लोग क्या बढ़ा सकते हैं यहाँ पर? रेडियस, जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा आपकी टर्निंग वेलोसिटी, है ना। इसी पे एक क्वेश्चन ले रखा है मैंने, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा, आपका मॉड्यूल वर्कबुक का ये देखो अब क्या होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी सब याद तो क्या ही करना, हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स ही आपका फॉर गिवन वेलोसिटी, फ्रिक्शनल फोर्स ही आपका mv स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा, जो मैंने लिखा है, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर बच्चों। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को और ध्यान से करते हैं। द मैक्सिमम स्पीड, देखो ध्यान से सुनना बच्चों, द maximum speed with which a car driver can traverse on a horizontal unbanked curve of radius 80 मीटर बच्चों। अब इसका ये मतलब है कि कितनी मैक्सिमम स्पीड से बच्चों एक कार ड्राइवर, अनबैंक्ड मतलब बैंकिंग मतलब कोई इस पे स्लैंटिंग नहीं, फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस एकदम ग्राउंड
फ्लैट है, कोई उठा उठा कहीं पे नहीं है, ठीक है। अनबैंक कर्व रेडियस ऑफ 80 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है मान लो एक ऐसे ही कर्व दे दिया तुम्हें ऐसे करके, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ऐसे। अब इसका रेडियस कितना दे रखा है तुम्हें, कह रहा है इसका रेडियस दे रखा है, देखो रेडियस दे दिया फिक्स 80 मीटर बच्चों, ठीक है। अब कह रहा है कि हमें यहाँ पर जैसे मान लो गाड़ी यहाँ पर है, हमें मैक्सिमम कितनी स्पीड से चलना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या। और यहाँ पर म्यू की वैल्यू भी दे दी, म्यू की वैल्यू फिक्स कर दी, कितनी है 0.5। अब कह रहा है मैक्सिमम कितनी स्पीड से चल सकते हैं, हम मैक्सिमम कितनी स्पीड से चल सकते हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा है। सेम क्वेश्चन है बच्चों। तो एक्चुअल में इसको इस सर्कुलर पाथ में चलने के लिए सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन चाहिए एसी, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कर लेते हैं फ्रिक्शन के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब देखो एसी की वैल्यू कहां से मिल रही है, फ्रिक्शनल फोर्स से। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू के लिए हम एसी की वैल्यू के हिसाब से कुछ वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो एक्चुअल में फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर होगा ना बच्चों। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा यहाँ पे क्या होगा, म्यू एस mg होगा, कट जाएगा। तो फिर से अगर हम मैक्सिमम फोर्स चाहते हैं तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ले लेते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी चाहते हैं तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ले लेते हैं बच्चों। तो v कितना हो जाएगा, रूट ओवर म्यू एस जी आर। तो दिस इज मैक्सिमम जिसके लिए स्लिप ना करे, ये लिखा है ना, कि मैक्सिमम स्पीड जिसके लिए वो चला सकता है मतलब बिना स्लिप के, यही मतलब है। लिखा ना कैन ड्राइव कैन ट्रांसवर्स, मतलब चल सकता है विदाउट, मतलब चलने का मतलब है कि स्लिप ना करे ना। ये तो मैक्सिमम स्पीड कितने से वो कवर क्रॉस कर सकता है उस बैंक सरफेस को। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू कितना बच्चों आपका, म्यू है रूट ओवर 0.5 इंटू 10 इंटू 80, तो हो जाएगा रूट ओवर 400 बच्चों। तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगा। तो वो 20 मीटर पर सेकेंड, देखिए सारी यूनिट सेम रखना है, नहीं किलोमीटर में डाल देना, सारा एसआई में रखना है, ठीक है। एसआई मतलब मीटर, मीटर किलोमीटर नहीं, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये बात ध्यान है, ये एसआई यूनिट है ना, जो आपको बताई गई यूनिट डायमेंशन में। तो सारा का सारा बच्चों हमें एसआई यूनिट में ही रखना होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर अगर 20 मीटर पर सेकंड आएगा, विच इज द आंसर, देखो ये 20 मीटर पर सेकंड है। 20 मीटर पर सेकंड से आप अगर टर्न करोगे तो सेफली टर्न कर पाओगे। उसके बाद अगर तुमने इससे ज्यादा स्पीड बढ़ाई, अगर तुमने 25 मीटर कर दिया, तो पक्के से बाहर की तरफ स्लिप करेगा इस कर्व सरफेस पे। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में बच्चों हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, देखना ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा कि जब भी जैसे आपने अगर F1 भी देखा होगा, तो जब वो टर्न करता है ना, तो वहां पे थोड़ी स्लैंटिंग होती है। आपने F1 रेस देखी, F1 रेस जो गाड़ी भगाते हैं जोर से ना, नोएडा में उसका ट्रैक भी है F1 का। तो वहां पर अगर देखोगे, तो वहां पर जब भी हाई स्पीड से, इनफैक्ट तुम फ्लाईओवर्स पे देखो, फ्लाईओवर में ऐसा साइड में से हल्का उठा होता है, ऐसा उठा होता है। जैसे मान लो ये कर्व सरफेस है, तो हल्का सा इधर इधर ऐसे हल्का उठा देते हैं, ऐसे देखो ना, ऐसे करके सरफेस राइट की तरफ उठा देते हैं, टर्न करते हो राइट की तरफ उठा देते हैं, मतलब कुछ एंगल जनरेट करते हैं। अब वो एंगल क्यों जनरेट करते हैं बच्चों, क्योंकि देखो फ्रिक्शनल फोर्स आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की एक लिमिटिंग वैल्यू, तो हम फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उससे दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती है कि टायर जल्दी जल्दी खराब होते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि कोई और फोर्स आना चाहिए जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे पाए, ताकि हम और स्पीड से टर्न कर पाए। अब स्पीड बढ़ाने का फंडा ये था कि देखो, अगर बैंक्ड सरफेस है, बैंक मतलब बैंकिंग ही बोलते हैं इसको, बैंक्ड सरफेस का मतलब क्या होता है ये बताता हूं, वही जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था अभी। बैंक्ड रोड, बैंक रोड पर क्या होता है, बैंक्ड रोड, ठीक है। तो एक्चुअल में जैसे मान लो ये सरफेस है, ऐसे करके, ऐसे समझो, तो इधर की तरफ हल्का उठा होगा, ऐसे उठा होगा, मतलब इसका अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे कुछ एंगल बना होगा, ऐसे ऐसे कुछ एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, बट हम लोग स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं ऐसे, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए, ऐसे करके। मतलब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये वाला रीजन दिखाऊंगा ऐसे, तो ये वाला रीजन है ये, ठीक है। अब इस पे गाड़ी चल रही, तो गाड़ी एक्चुअली हल्के से ऐसे चलती है ना, नॉर्मली स्ट्रेट ऐसे चलती है, हल्के से टेढ़ी होकर चल रही है ऐसे, देखो अगर मान लो ये गाड़ी है बच्चों, तो आपको ऐसे दिख रही होगी, चल तो इसी सर्कुलर पाथ पे रही है, ये ध्यान समझना, ऐसे 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 करके चल रही है, चल तो ऐसे ही रही होगी, है ना। तो ये है इसका। अब देख फंडा क्या है, अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं भी होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होता, अच्छा क्या बिना फ्रिक्शन के हम फ्लैट सरफेस पे सर्कुलर मोशन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना, तो तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, मतलब सर्कुलर मोशन कर ही नहीं पाओगे। मतलब इंटरेस्टिंग से बात है, क्योंकि आपको फोर्स देखो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अगर सर्कल पे घूमना है, पहली बात दिमाग में, अगर सर्कल पे घूमना है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए टुवर्ड द सेंटर। अगर टुवर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं मिल रहा, तो आप सर्कुलर ऑब्वियसली नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी तरफ अगर कोई फोर्स नहीं होगा, फोर्स नहीं है तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं मिलेगा, तो सर्कुलर पाथ पे नहीं जा पाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहला केस बना लेते हैं। इसमें लेट अस अज्यूम केस वन बच्चों, केस वन बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। अगर केस वन, अगर यहां पर हम यहां पर मान लें कि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो भी क्या ये इस पे चल सकता है। अब लेकिन हम यहाँ बैंकिंग कर रखी, बैंकिंग ऑफ द रोड कर रखी, बैंकिंग मतलब हल्का सा ढलान बना रखा है ना, हिंदी में ढलान बोलते हैं इसको, ढलान कर देते हैं ऐसे, एक तरफ थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, एक तरफ थोड़ा नीचा कर देते हैं,
ठीक है, ढलान कर दिया, और ढलान करने के बाद अगर इसका मैं एफबीडी बनाऊंगा तो देखो फोर्स जो बनेगा, वो जो फोर्स बनेगा नॉर्मल फोर्स, वो अब ऐसे लग रहा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है ना बच्चों, और mg ऐसे लग रहा होगा, और हमने मान लिया फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, नहीं है, और जो बैंक किया था उसका एंगल लेट्स अज्यूम थीटा है, बैंक जो मतलब उठा है उसको ऑलमोस्ट थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ बच्चों कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये तो समझ में आ रहा होगा ना, ये तो बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये तो आसान सी बात है। तो ये थीटा एंगल बना रहा है, नॉर्मल इधर की तरफ लग रहा है, नॉर्मल इधर की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है। अगर हम यहाँ पर एंगल देखने की कोशिश करेंगे, इधर एंगल देखने की कोशिश करेंगे, अगर ये थीटा है बच्चों, तो ये भी थीटा होगा। कैसे? ये एक लेक्चर 1 या लेक्चर 2 मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया, इफ अ लाइन इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, then a line perpendicular to it which is normal force always makes same theta with the vertical बच्चों, है ना। तो अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है और इसके कोई परपेंडिकुलर लाइन है जो वर्टिकल से सेम थीटा बनाएगी, पक्की बात है, सेम थीटा बनाएगी। तो ऐसे याद भी रख सकते हैं, हमें मल्टीपल टाइम ये स्टेटमेंट याद कर लो, अगर आप लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो बहुत फायदा होने वाला है। तो अब देखो यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो एक्चुअली अगर तुमने बैंक कर दिया तो आपको बिना फ्रिक्शन के भी सर्कुलर मोशन कर सकता है। अगर तुमने बैंकिंग कर दी ना, तो बैंकिंग में बिना फ्रिक्शन के भी सर्कुलर मोशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये ऐसे करके उठा, तो अगर फोर्स ऐसे लग रहा तो एक फोर्स सेंटर की तरफ मिल जाएगा। अगर वर्टिकल होता, देखो ऐसे फ्लैट सरफेस होता तो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगता और इसका कॉम्पोनेंट जीरो आता, है ना। ऐसे होता अगर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता, हॉरिजॉन्टल होता, लेकिन ऐसे होने से ऐसे हो गया, है ना, ऐसे करके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये देखो ये ऐसे है, तो नॉर्मल फोर्स बच्चों आपको ऐसे लग रहा है, तो एक फोर्स देखो सेंटर की तरफ लग जाएगा। वो कौन सा फोर्स होगा? इसी नॉर्मल के कंपोनेंट। और नॉर्मल का कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? निकाल लेते हैं। ये इधर की तरफ का जो नॉर्मल का कंपोनेंट है वो क्या है? एन साइन थीटा बच्चों, एन साइन थीटा। और इधर की तरफ का क्या है? एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा। तो एन साइन थीटा एक्चुअल में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है बच्चों, एन साइन थीटा। तो अगर मान लो इस इंस्टेंट इसकी स्पीड टेंजेंशियल स्पीड v है बच्चों, तो एन साइन थीटा विच इज द नॉर्मल फोर्स, इसकी वजह से कुछ मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा, और ये मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होगा? मान लो स्पीड v स्क्वायर बाई आर है, ठीक है बच्चों। एन साइन थीटा होगा, एन साइन थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस हो जाएगा, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं, इधर और इधर कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो क्या होने वाला बच्चों? एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू बच्चों v स्क्वायर बाई आर जी हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर जी। तो जो v tan थीटा आएगा, इसको बोलते हैं बैंकिंग एंगल, या जिस एंगल से हमने बैंक किया इसको, वो tan थीटा इक्वल्स टू हमेशा v स्क्वायर बाई। अगर मान लो आपकी गाड़ी को v स्पीड पे चलाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप अपनी गाड़ी को एक बैंक सरफेस पे v स्पीड से चलाना चाहते हो, तो आपका एंगल tan थीटा होना चाहिए। आपका एंगल tan थीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? v स्क्वायर बाई आर जी होना चाहिए। ध्यान से सुन, फिर से मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना आए बिल्कुल ही। ये tan थीटा इक्वल्स टू, हमने मान लिया है कि ये इस बैंक रोड पर सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। अगर सर्कुलर मोशन कर पा रहा है तो जो एन साइन थीटा होगा वो तुम्हारा एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, और एन कॉस थीटा एम जी के बराबर होगा। क्लियर है बातें? हमने कहा जी tan थीटा इक्वल्स टू फिर क्या होना चाहिए? tan थीटा फिक्स हो गया, मतलब फॉर अ गिवन v, फॉर अ गिवन v एंड फॉर अ गिवन r बच्चों, आपका tan थीटा फिक्स्ड हो गया, ठीक है। तो दिस इज द थीटा एट विच, मतलब ये समझना, अगर अगर इफ वी वांट टू, ऐसे लिख देते हैं, इफ, ध्यान से सुना, इफ वी वांट टू ड्राइव, want to drive, ध्यान से सुना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, if want to drive a car at banked surface, banked surface मतलब जो एंगल पे ढलान बना दिया हमने, banked surface, ठीक है, with speed v and radius r, then theta has to be v square by r g, ठीक है बच्चों। यहां पर क्या ध्यान देंगे? नो फ्रिक्शन अवेलेबल, नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन होगा तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाएगा, अभी मैं बात करूंगा कि फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इसकी कहानी थोड़ी अलग होगा। अच्छा, मैं देखो ये लिया था, दिख रहा है आपको ये? ओके, ऑल राइट। देखो क्या है, इफ वी वांट टू ड्राइव अ कार एट अ बैंक सरफेस विद अ स्पीड v एंड रेडियस r, देन थीटा हैज टू बी, थीटा मतलब क्या है? एंगल ऑफ बैंकिंग एंगल, जो मतलब बेसिकली जो ढलान का एंगल है ना, ऐसे ढलान समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस और सरफेस को आपने एक तरफ से हल्का उठाना शुरू कर दिया, मतलब राइट साइड से उठाना शुरू कर दिया, ऐसे सोचो, है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे, तो थीटा निकल जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान सी बात है, तो tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय, हर एक वेलोसिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ थीटा होगा, हर एक वेलोसिटी एंड रेडियस के हिसाब से। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर देख बच्चे, यहां पर मैंने एक क्वेश्चन दे रखा था आपको, यहां पर क्या, अ टर्न
अ टर्न हैज अ रेडियस 10 मीटर, एक मतलब बेसिकली ऑब्वियसली टर्न हैज अ रेडियस 10 मीटर का मतलब है कि सर्कुलर पाथ पे जाने की कोशिश कर रहा है। इफ अ व्हीकल गोज अराउंड इट, मतलब इसके अराउंड जाता है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकंड, अगर 18 मीटर नहीं दिया इनफैक्ट सॉरी 18 मतलब स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि मैं सब एसआई यूनिट में करना चाहता हूँ। तो कैसे करते हैं, किलोमीटर पर आवर को अगर बदलना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, वो मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो कितना मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड। और अगर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 18/5, ठीक है। एक में 5/18 याद रहेगा, एक में 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूं और एक में 18, ये कन्वर्जन का तरीका डायरेक्टली याद कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इसको एसआई में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, ठीक है। व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ द बैंकिंग, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग, वही करा कि भाई देखो फ्रिक्शन विक्शन यहां पर नहीं है कि अगर हमने इसको स्लैंट बना दिया या स्लैंटिंग समझ मारिए ढलान बना दिया, बैंक कर दिया, तो क्या एंगल होना चाहिए। तो हमें पता रेडियस और स्पीड पे ही डिपेंड करता है। तो क्या होना चाहिए, अगर मान लो ऐसे बैंकिंग हो रखी है, ऐसे मान लो बैंकिंग हो सकती है, ये गाड़ी है ना, ऐसे बैंकिंग हो रखी है, तो तुम्हें पता है यहाँ पर वही सेम आ जाएगा एन साइन थीटा। ये मान लो बैंकिंग एंगल है तो ये एन हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा एन साइन थीटा और ये हो जाएगा एन कॉस थीटा बच्चों, आसान सी बात है। इधर की तरफ क्या होगा, एम जी हो जाएगा, एन अभी तो करा था ऊपर, एन साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर बच्चों मैक्सिमम, एन कॉस थीटा मैक्सिमम नहीं मतलब दिस इज द सर्टेन वैल्यू, ये हो जाएगा एम जी। तो यहां से हमने निकाला तो tan थीटा क्या दिखा बच्चों, tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी बच्चों। जी तो फिक्स्ड है 10 ले सकते हैं हम लोग, वी कितना है 5 इंटू 5 अपॉन 10 रेडियस और 10 जी है, तो ये हो जाएगा 1/4, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये तो लिखना आता होगा 1/4 एंगल होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बहुत छोटी सी बात है ना। फिर से क्वेश्चन देखो, ये कहना चाहता है बच्चों, ध्यान से समझना, ये कहना चाहता है कि गाड़ी है मेरे पास मान लो, अब गाड़ी को मैं एक सर्कुलर रेडियस पे घुमाना चाहता हूँ, लेटेस्ट अज्यूम का फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, नॉर्मल की वजह से ही वो टर्न करेगा, है ना, क्योंकि आपने बैंक कर दिया है। तो कह रहा है बैंक रोड है, बैंक कर दिया रोड, आपको बैंकिंग करनी है, ऐसे मान लो आपको ही बैंकिंग करनी है, तो किस एंगल पर बैंकिंग करे ताकि वो सेफली टर्न कर सके। तो सेफली टर्न करने का मतलब होना चाहिए जो बैंकिंग से नॉर्मल जनरेट हो रहा है बच्चों, ये देखो ध्यान से, जो बैंकिंग से नॉर्मल जनरेट हो रहा है उसकी वजह से आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हमने क्या एम वी स्क्वायर बाई आर डाल दिया, और वर्टिकल में जो है वो एम जी के बराबर होगा, पक्की बात है, ताकि ऑब्वियसली इधर की तरफ एसी मिलना चाहिए और इधर की तरफ बैलेंस होना चाहिए, है ना। तो ये बात दो समझ में आ गई। हमने कहा जी एंगल कितना होना चाहिए, tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, तो दिस इज दी थीटा जिसपे सेफली टर्न कर सकता है, ये थीटा इक्वल्स टू यही थीटा जिसपे सेफली टर्न कर सकता है। तो हमने कहा tan थीटा क्या होना चाहिए, वी स्क्वायर बाई आर, ये फिक्स वैल्यू हो गई। इस थीटा पे वी और आर, वी स्क्वायर जो भी tan थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वो वी स्क्वायर बाई आर जी बराबर नहीं होगा तो वो स्लिप कर जाएगा इधर उधर, या तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि ज्यादा स्पीड है या कम स्पीड है। अगर देखो इससे अगर मान लो v इज द वैल्यू जिसपे ये जस्ट टर्न कर सकता है, अगर इससे ज्यादा स्पीड रखोगे तो इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, और इससे कम रखोगे तो नीचे जाने की होगी, आई थिंक बैंकिंग रोड के से डाउनवर्ड जाने की होगी। क्लियर है बातें यहाँ पे, चलेगा ना ये, ठीक है पक्का श्योर, देख लो तो इसमें आंसर आ गया आपका, ये बहुत क्लियर कट आंसर 1/tan इनवर्स 1/, ठीक है बच्चों। मुझे लग रहा है कि मैं बस पढ़ाई जा रहा हूँ पढ़ाई जा रहा हूँ, है ना। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि कुछ आपको मतलब ठीक है यार, मतलब देखो बेसिकली अगर इन टॉपिक्स के बारे में हम बात करें, जैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, देखो ये ये भी सर्कुलर मोशन है। अब इसमें ही देखो बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग सी जानने को हमें मिलती है, क्या जानने को मिलती है देखो ध्यान से, जैसे अब कह रहा है कि अब व्हीकल है, अब व्हीकल इज मूविंग ऑन अ ओवर ब्रिज, ऐसे देखो ओवर ब्रिज पे मूव कर रहा है, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 10 मीटर, इसका आर्क है, इसका रेडियस कितना बच्चों 10 मीटर, ऐसे मान लो यहाँ सेंटर है, इसका रेडियस 10 मीटर ऐसे करके कुछ है, ठीक है। What is the maximum speed with which a vehicle can move through the topmost point, कह रहा है कि कितनी स्पीड होनी चाहिए ताकि मूव थ्रू कर जाए विदाउट लूजिंग कॉन्टैक्ट विद द ब्रिज, मतलब ये एक्चुअल में ये चीज आपने नोटिस करो, कह रहा है कि कितनी स्पीड से ये यहाँ पर कितनी स्पीड होनी चाहिए ताकि यहाँ से क्रॉस कर जाए और ये कॉन्टैक्ट भी लूज ना करे। आपने देखा होगा कई बार वो ब्रेकर आता है, ब्रेकर जो ऐसे सड़क के बीच में ऐसे ऐसे एंगल करके बना होता है ना, ऐसे करके बना होता है, तो कई बार अगर तेजी से निकालो तो आपकी गाड़ी उछल जाती है उसमें, है ना, अगर धीरे से करो तो धीरे से नहीं उछलती है। ये नोटिस किया होगा आपने, देखो इंटरेस्टिंग सी बात। अब क्या यही नहीं तो हम इसी चीज को समझ के ना अपने दिमाग को ग्रो करा सकते हैं ना, बच्चों को लगता है कि यार ये बड़ा डिफिकल्ट सा टॉपिक है, तो देखो मैं इसी कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्या है देखो, अगर मान लो एक ऐसे करके सरफेस है बच्चों, और यहाँ पर गाड़ी और ये सेफली निकलना चाहती है, ऐसे सोचो, है ना, ये गाड़ी यहाँ पर वी स्पीड से निकलना चाहता है और सेफ रहे, है ना, तो ये ऐसे कह सकते हो कितनी स्पीड से यहाँ निकलेगा ताकि ये जंप ना करे, फाइंड v फॉर विच इट इज नॉट गोइंग टू, मतलब v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ
वी मैक्स कैलकुलेट करना फॉर नो स्लिपिंग, नो स्लिप, नो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, नो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट बच्चों विद सरफेस, है ना। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब देखो अगर ये मान लो किसी आर रेडियस के सर्कल पर घूमने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से समझना, आर रेडियस के सर्कल पे घूमने की कोशिश कर रहा है, तो एक्चुअल में क्या होगा, कॉन्टैक्ट लूज कब करता है, अगर मैं बोलूं इन दोनों, जैसे मान लो एक कार है और एक कार 20 स्पीड से क्रॉस करना चाहती है, और कॉन्टैक्ट लूज करने का मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ नॉर्मल जीरो होना चाहिए, ये बात समझना। एन क्या होना चाहिए, एन हैज टू बी जीरो। अगर अगर एन जीरो आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब कि डायरेक्शन ही बदल दिया उसने, तो अगर एन जीरो आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है बच्चों, एन जीरो आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है, ठीक है। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 20 स्पीड से कुछ सेफली जाना चाहता है, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, इसका एफबीडी बना लेते हैं। नीचे की तरफ क्या लगेगा बच्चों, एमजी लगेगा, और ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा। एफबीडी में तो दिक्कत नहीं होगी, अगर एफबीडी में दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताएं, एफबीडी वगैरह आना चाहिए आपका। तो हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब देखा तो एन ऊपर की तरफ लग रहा है और एन एमजी नीचे की तरफ लग रहा है बच्चों, और एक एक्चुअल में किसी पर्टिकुलर रेडियस पे घूम रहा है, ये क्लियर है बातें। तो अब अगर इस रेडियस में मान लो बिना कॉन्टैक्ट लूज किया, अब ध्यान से समझना, अगर इस रेडियस पे बिना कॉन्टैक्ट लूज किए ये टर्न कर पा रहा बच्चों, तो इसका मतलब कि इसमें नेट फोर्स सेंटर की तरफ है, और वो एमवी स्क्वायर बाय आर के बराबर, मतलब हम इसके सरफेस के लॉन्ग चलना चाहते हैं कुछ 20 स्पीड से, अगर ये सेफली मान लो 20 स्पीड से टर्न कर पा रहा है, इसका मतलब जो टुवर्ड द सेंटर फोर्स होगा वो एमवी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा, तभी टर्न कर पा रहा होगा ना। तो मैंने कहा सेंटर की तरफ फोर्स कितना बच्चों, mg माइनस एन इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर बच्चों, कितना होगा, mg माइनस एन इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर बच्चों, क्लियर है क्या, है ना। क्योंकि नेट फोर्स इधर की तरफ नेट एक्सीलरेशन होना चाहिए, क्योंकि इधर की तरफ तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगेगा ना, इधर की तरफ तो सेंटर है, इसी रेडियस पे तो घूमने की कोशिश कर रहा है बच्चों, ये देखो, है ना। तो एम जी माइनस एन इक्वल्स टू एम जी नीचे की तरफ नेट फोर्स, मतलब एम जी बड़ा होगा एन छोटा होगा, एम जी माइनस एन इक्वल्स टू एम जी स्क्वायर बाय आर। अगर ये जस्ट कॉन्टैक्ट लूज करोगे, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, मतलब अगर तुम स्पीड बढ़ाओगे तो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। अगर अब देखो एम जी तो फिक्स्ड ही होता है, तो बढ़ कैसे सकता है, देखो माइनस में है, अगर ध्यान से समझना, अगर माइनस में है बच्चों तो ये अपनी वैल्यू घटाना शुरू कर देगा, तुम वी बढ़ाते हो तो अपनी वैल्यू घटाना शुरू कर देता है, ये अगर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू घटाएगा, क्योंकि एमजी में घटेगा तो ये फोर्स, मतलब अगर ये वैल्यू छोटी होती जाएगी तो ये फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी ओवरऑल। तो वी अगर बढ़ाओगे तो एन अपनी वैल्यू घटाता है बच्चों, ये समझ में आ रहा है। एक सर्टेन वी आ जाता है जब नॉर्मल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, वही मैक्सिमम है। जैसे जीरो होगा तो जस्ट कॉन्टैक्ट लूज होगा, और उससे ज्यादा कर दोगे तो उछल जाएगी, उससे ज्यादा कर दोगे तो उछल जाएगी, करेक्ट है क्या बच्चों ये बात। तो अगर लूज कर रहा है कॉन्टैक्ट, इफ कॉन्टैक्ट इज लूजिंग, है ना, तो बाउंड्री क्या कंडीशन है, कॉन्टैक्ट इज लूजिंग, तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगी बच्चों, ध्यान से समझना, एन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, समझना, एन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। तो एम जी इक्वल टू बच्चों क्या होना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम एम कट गया तो वी इक्वल टू बच्चों क्या होना चाहिए, रूट ओवर आर जी, वी इक्वल टू आर जी। तो दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड भी बोल सकते हो इसे, फॉर विच फॉर विच फॉर विच नो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट, नो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। ये चलो मैं, ये तो समझ में आ रहा होगा, साफ साफ लिख देता हूँ, वी मैक्स फॉर नो लॉस, ऐसे लिख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट लॉस, ठीक है बच्चों, लो कमाल हो गया अपना। अगर तुम इसे ज्यादा करोगे तो जंप करेगा, जैसे आप बेसिकली अगर आप देखते हो कैसे ब्रेकर लगा होता है उसके ऊपर जंप करते हो, ठीक है। तो v इक्वल टू रूट ओवर आर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। अच्छा यही सेम चीज ना, आपको एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ तुम्हें, है ना, यही सेम सी चीज, इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ तुम्हें, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। अगर तुमने देखा होगा, जैसे मौत का कुआं देखा होगा तुमने, मौत का कुआं, अगर पता नहीं मतलब नोटिस किया कि नहीं किया तुमने, मौत का कुआं अगर देखा होगा तो उसमें क्या होता है, एक बंदा होता है और कई बार ऐसे वर्टिकल फ्रेम पे, ऐसे ऐसे मान लो वर्टिकल फ्रेम है, वर्टिकल ऐसे कुछ है, और ये ऐसे सोचो ये कुछ सिलेंडर है, सिलेंडर है, सिलेंडर है, और सिलेंडर है, और नीचे की तरफ वो सर्टेन, अगर मान लो गाड़ी है तो गाड़ी चला रहा था, नीचे वाले सेक्शन में गाड़ी चला रहा था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी, पता नहीं तुमने जादू वादू वाला देखेंगे, ऐसे करके चला रहा था, नीचे ऐसे इसी में घूम रहा होता है ना। तो एक सर्टेन स्पीड पे चलेगा तभी ये घूम सकता है, एक सर्टेन स्पीड पे चलेगा तो चल सकता है। मौत का कुआं वाला अगर आपको याद आ रहा हो, तो ये इनर रेडियस पे घूमने की कोशिश कर रहा है, फिक्स सिलेंडर के इनर रेडियस पे, फिक्स सिलेंडर, है ना, सिलेंडर
के इनर रेडियस पे घूम रहा है, इनर रेडियस, ध्यान रखना इनर रेडियस पे, किसके लॉन्ग मूव कर रहा है, इनर रेडियस, सुनना पड़ेगा मेरी बात, इनर रेडियस पे मूव कर रहा है। जैसे एक से फिक्स सिलेंडर ले लो, उसके अंदर एक गाड़ी लेके ऐसे कोई घुमाने की कोशिश करा, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि कम वेलोसिटी पे करोगे तो गिर जाएगा वो, कम वेलोसिटी पे करोगे गिर जाएगा, तुम्हें एक सर्टेन वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी पे घुमाना पड़ेगा उसे। फाइंड मिनिमम वेलोसिटी, यहां पर मैक्सिमम नहीं होगा, यहां क्या होगा, फाइंड, अभी अच्छा क्वेश्चन बन गया, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी बच्चों, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी फॉर विच है ना, इट कैन सेफली डू द सर्कुलर मोशन, इट कैन सेफली, या यू कैन से फाइंड मिनिमम वेलोसिटी फॉर विच नॉर्मल इज नॉट जीरो। फाइंड, नॉर्मल नहीं जीरो होगा तो कॉन्टैक्ट लूज नहीं करेगा, ऐसे सोच सकते हैं हम लोग। तो सेफली मूव करने का मतलब नॉर्मल इन दोनों के बीच में जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कॉन्टैक्ट बने रहना चाहिए। अगर कॉन्टैक्ट बना है तो मतलब नॉर्मल होगा, पक्की बात है। तो ऐसे बोल सकते हैं फाइंड मिनिमम वेलोसिटी फॉर विच नॉर्मल इज नॉट जीरो बच्चों, नॉर्मल 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 फोर्स इज नॉट जीरो, नॉर्मल फोर्स इज नॉट जीरो, इसी को बोलते हैं सेफली बेसिकली इस पे सर्कुलर मोशन कर सके। ठीक है, तो हमने कहा जी बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, लेट्स अज्यूम कि आर रेडियस के सिलेंडर के अंदर मूव करने की कोशिश करा, भाई आपका जादू का कुआं है, समझना है इस बात को, है ना। तो आर रेडियस के सर्कल पे घूमने की कोशिश कर रहा है, ऐसा सोचो। तो हमने कहा जी ऐसा करते हैं, स्मार्टली कुछ नहीं करते, इसका एफबीडी बना लेते हैं। अब देख, एमजी तो पक्के से नीचे की तरफ लगता है, यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है, और ये गाड़ी एक्चुअली ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ पुश कर रहा है तो नॉर्मल किधर लगेगा बच्चों, नीचे की तरफ ही लगेगा, ये समझना। जैसे जब ऊपर होता है, जैसे इस वाले में देखो यहाँ ऊपर था, तो ये एक्चुअली गाड़ी नीचे की तरफ पुश करेगा, है ना। तो इस पे जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है ऊपर आ रहा है, और एमजी तो नीचे लग ही रहा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अंदर वाली सरफेस पे है, अंदर वाली सरफेस पे है बच्चों, अंदर वाली सरफेस पे है, तो ये ऊपर की तरफ पुश करेगा, तो नॉर्मल नीचे की तरफ है, तो इसमें एमजी और नॉर्मल दोनों नीचे की तरफ लग रहा है। समझ में आ रहा है क्या बात आपको, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर ये आर रेडियस पे मान लो वी स्पीड से चल रहा है और ये सेफली ट्रेवल कर पा रहा है, सेफली सर्कुलर मोशन कर पा रहा है, तो बच्चों क्या होना चाहिए, आप बताओ क्या होना चाहिए, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, वो v वही स्पीड है जिसपे सेफली ट्रेवल कर रहा पा रहा है बच्चों, ठीक है क्या। तो ये बात प्लीज ध्यान रखना कि सेफली ट्रेवल कर पा रहा है, किसी को कोई डाउट हो तो बता देना यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बिल्कुल इसका नेट फोर्स देख लेते हैं, नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, नेट फोर्स हो जाएगा n प्लस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो अभी क्या देखो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, मतलब इतनी स्पीड से चलो क्या नॉर्मल होना चाहिए, इतनी स्पीड से चलो नॉर्मल होगा, इसका मतलब कॉन्टैक्ट मेंटेन करा, नॉर्मल पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, मिनिमम वैल्यू निकालना, मतलब देखो इतनी वेलोसिटी निकालनी कि उससे थोड़ा सा भी ज्यादा वेलोसिटी करेंगे तो जस्ट कंप्लीट कर रहा होगा, और उससे बहुत ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली कर रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या करते हैं, जीरो से जस्ट ज्यादा नॉर्मल होगा तो भी कॉन्टैक्ट मेंटेन करोगा, कॉन्टैक्ट मेंटेन करने की कंडीशन क्या होती है, एस एन जस्ट बी ग्रेटर देन, ऐसे बोल सकते हैं। देखो एन क्या होगा यहाँ पे, अगर कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा है, एन की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, एन इक्वल टू होगा एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी जस्ट ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा दोनों सेम बात, अगर मान लो कुछ सर्टेन वैल्यू होती है तो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, तो ग्रेटर और इक्वल बोल देते हैं उसे, तो वही जस्ट ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू बच्चों क्या होना चाहिए, एम जी होना चाहिए, तो v इक्वल टू रूट ओवर आर जी आना चाहिए। तो यहां पर भी जो मिनिमम वेलोसिटी है जिसपे ये मेंटेन कर सकते हैं, इससे थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, v मिनिमम, मतलब v मिनिमम से v मस्ट बी ग्रेटर देन v मिनिमम होना चाहिए फॉर प्रॉपर मोशन, फॉर प्रॉपर मोशन बोल सकते हैं, फॉर प्रॉपर मोशन बच्चों, समझ में आ रहा है क्या। और v अगर लेस देन v मिनिमम है तो लूज कर देगा कॉन्टैक्ट, लूज करेगा कॉन्टैक्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड। और v मिनिमम कितना है, रूट ओवर आर जी बच्चों, समझ में आ रहा है क्या। तो चाहे आप बाहर वाली सरफेस पे करें, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, चाहे आप बाहर वाली सरफेस पे करें चाहे अंदर वाली सरफेस पे करें, दोनों केस में अगर कॉन्टैक्ट लूज करने की बात करा तो उसको उसके हिसाब से, मेरिट के हिसाब से देख लें बच्चों, बहुत आसान सी बात है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन लेते हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन, चलो बहुत ही गजब क्वेश्चन है। अब व्हीकल इज मूविंग ऑन अ ओवरब्रिज, मैंने आपको ये बताया था, इस ओवरब्रिज पे क्रॉस करना चाहता है, ये तो बोला था ना हमने, इस ओवरब्रिज पे क्रॉस करना चाहता है। तो कह रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये सेफली बिना कॉन्टैक्ट लूज किए हो जाना चाहिए। तो अगर मैं इसी इंस्टेंट पे बच्चों, देखो इसी इंस्टेंट पे मान लो एक गाड़ी है, मान लो एक गाड़ी है, तो ये गाड़ी है, इसका एफबीडी बनाएंगे तो नॉर्मल कितना लगेगा बच्चों, आप बताओ, ऊपर की तरफ है, इस बार ब्रिज के ऊपर, नीचे से नहीं क्रॉस करने की कोशिश करता ब्रिज पे, ब्रिज के ऊपर है तो नॉर्मल ऊपर की तरफ, ठीक है। और mg कितना है, mg है, इसका रेडियस कितना बोला इसने, रेडियस बोला है 10 मीटर बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देखेंगे बच्चों क्या होगा, mg माइनस n इक्वल टू बच्चों mv स्क्वायर बाई आर।
अगर जस्ट सेफली होगा तो नॉर्मल क्या होना चाहिए, नॉर्मल इक्वल टू होना चाहिए mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर। तो नॉर्मल जस्ट ग्रेटर देन जीरो होगा तो अपना कॉन्टैक्ट लूज नहीं कर रहा होगा, जस्ट ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ग्रेटर मतलब देखो ये बात समझना, अगर मान लो 5 यूनिट वैल्यू आती है, 5 न्यूटन या यू कैन से 5 न्यूटन का फोर्स आता है, 5 न्यूटन पे जस्ट मतलब मान लो कुछ 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आती है जिसपे ये जस्ट जीरो होता है, तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा करोगे तो बेसिकली कॉन्टैक्ट लूज कर देगा। तो हम बोलते हैं 5 ही है ये बात, तो 5, ये बात ध्यान रखना कि 5 से ज्यादा नहीं रखना है ना। तो 5 ही बोल देते हैं, 5 से ज्यादा पे लूज करेगा हालांकि कॉन्टैक्ट, लेकिन 5 बोलने में कोई गड़बड़ नहीं होगा। यार देखो थोड़ा ज्यादा मतलब 5.0001 भी चलेगा, मैं कहता हूँ जी 5 लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतना हमें चलता है, मतलब बहुत थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाने पे। तो वही तो इसलिए ग्रेटर और इक्वल टू करने में कोई दिक्कत नहीं आता, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू रूट ओवर आर जी, वही सेम चीज जो मैंने ऊपर किया, v इक्वल टू रूट ओवर आर जी बच्चों। आर कितना आ रहा अपना, आर दिया है 10 मीटर के रेडियस पे और जी कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड बच्चों। तो अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा ये ना, अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा तो पक्के से ये जंप नहीं करेगा। अगर इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, इससे थोड़ी सी भी ज्यादा वैल्यू हुई तो डेफिनेटली यहाँ कॉन्टैक्ट लूज कर देगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज कर देगा और ये ऐसे हवा में जाने की कोशिश करेगा, ऐसे हवा में जाने एंगल ऐसा नहीं होगा, ऐसे कॉन्टैक्ट करके ऐसे निकलने हवा में निकलने की कोशिश करेगा इसी इंस्टेंट पे। इस बात को समझ रहे हो हम लोग, है ना। तुमने ये चीज खुद ऑब्जर्व, क्योंकि जब गाड़ी चलती है और ब्रेकर आता है और ऐसे आप हल्का से उठाते हो तो हल्के ऊपर चला जाता है, ज्यादा तेज करते हो तो उछलने की कोशिश करती है गाड़ी। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, वही फिनोमिना है ना। आई एम श्योर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी बच्चों, मतलब ज्यादा फटाफट लग रहा है तो आप लोग इसको ना थोड़ा सा यूट्यूब पे आता है, वहां स्पीड भी स्लो कर सकते हो, स्पीड भी स्लो कर लो, और आपको बस थोड़ा सुनना पड़ेगा ये बात, ऐसा नहीं कि बिना सुने कर दोगे। अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सारी चीजें बहुत केयरफुली फॉलो कर रहे होगे, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होगे। और एक इंटरेस्टिंग सी बात है, देखो यार ये सारी चीजें ना बहुत लोग फाइट, मतलब जो मेरे खुद की अपनी बात बताता हूँ, मैं जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था ना बच्चों, तो पता नहीं तुम लोग को तो इतनी आसानी से सारा कंटेंट, आज का जमाना इतना डिजिटल हो रखा है कि यूट्यूब पे और अन अकेडमी, बायजूस, इतनी सारी कंपनीज हैं जो लगी पड़ी हैं एकदम, सब सोर्सेज प्रोवाइड करें, फ्री सोर्सेज दे रही हैं। हमारे टाइम में नहीं था ऐसा, हमारे टाइम में किताबें निकालनी पड़ती थी आईआईटी करने के लिए, किताबों से पढ़ो, है ना। उसके बावजूद भी देखो जब रिसोर्सेज कम होते हैं ना तो आप उसकी, जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो आप रिसोर्सेज की बड़ी इज्जत करते हो। रिसोर्स मतलब जो आपकी, जैसे आपको आजकल ऑनलाइन टीवी, ऑनलाइन यूट्यूब पे कितना कुछ मिल जाता है, ठीक है, तो आपको सब कुछ मिल रहा है तो आपको लग रहा है यार क्या छोड़ो ना, सब मिल तो रहा है, क्या हमारे टाइम में अगर हमें मिलता तो हम बहुत खुश होते हैं। ये बात समझना, अगर आपको मिल रहा है तो आप इस चीज का फायदा उठाओ, बाद में रिग्रेट होगा अगर, क्योंकि देखो अगर हमने, हमारे टाइम में इतना कम रिसोर्सेज था कि आपको विद्या मंदिर की अगर नोट्स भी चाहिए ना तो बहुत मुश्किल से मिलती थी, आपको ऑर्डर करना पड़ता था दिल्ली से अगर छोटे शहर में पहुंचने के लिए। आप तो आई थिंक समझ पा रहे हो इस बात को, तो बहुत मुश्किल होती थी। अगर आपको इतनी आसानी से चीज मिल रही ना तो बच्चों इस बात को समझो, इसकी वैल्यू करो, इसकी इज्जत करो और इसको समझो। और ये वही सेम विद्या मंदिर के नोट्स हैं जो मतलब जिसमें ना ऐसे एक, ऐसा सोचो कि एक टाइम पे ऐसा था कि 200 बच्चे ही लेते थे और उसमें से 160-170 बच्चे निकल जाते थे। ये वही वाले नोट्स हैं, वही वाली कंटेंट में पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये इस कंटेंट को समझने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। अगर देखो ये ओवरऑल तुम्हें हो सकता है कि बहुत सारा कंटेंट लग रहा होगा, लेकिन ये करना तो पड़ेगा ना आईआईटी करने के लिए। तुम्हें ऐसा तो नहीं तुम्हारी मर्जी के हिसाब से आईआईटी डिजाइन करेगा पेपर, हमारे हिसाब से तो नहीं करेगा, हमें ये सारी चीजें करनी तो पड़ेगी ना बच्चों, ये बात समझो। तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम अपने कन्वीनियंस पे ना जाए, हम आईआईटी की जो डिमांड है ना उसके हिसाब से पढ़ाई करें। तो यही बता रहा हूँ कि हमें अगर ये इतनी आसानी से अगर रिसोर्सेज मिले होते ना, हम बहुत खुश हुए होते। इतनी आसानी से तुम्हें इतना सारा ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ देख लो वहां देख लो, है ना। अब मैं भी छोटे छोटे शहर का ही हूँ, तो मुझे छोटे शहर में इन चीज़ों की जो एक्सेसिबिलिटी होती है बहुत कम होती है। तो ये इस चीज़ को समझो, अगर आप छोटे शहर के बच्चे हो, इस चीज़ की, इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करो। ट्रस्ट में, अगर आपने एक साल फॉलो कर लिया ना, आपको अपने परफॉर्मेंस में जो दिखेगा फर्क ना, वो अलग लेवल पे होगा। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ट्राई इट। यहीं पर यही सेम कंटेंट पढ़ाता हूँ बच्चों को और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है उसमें, मतलब बहुत सारे लोग आईआईटी जाएंगे, है ना। तो इसको, इसका फायदा उठाओ, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे बस छोड़ दो, इसको फायदा उठाओ, बहुत अच्छे से देखो, है ना। ये बात सबको आनी चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा कंटेंट लगे तो घबराओ मत, कई बार बहुत डिफिकल्ट लगती चीजें लगती हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम चीजें क्वेश्चन कर रहे होते हैं और हमें लगता है अरे बहुत डिफिकल्ट, अब डिफिकल्ट है तो छोड़ दोगे तो कभी नहीं आएगा। एक नहीं 2 बार करो, 2 नहीं 3 बार करो, करते रहो कोशिश। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये बात ध्यान रखना, मैंने बचपन में पढ़ा था हिंदी की बुक में, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करते रहोगे तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं खुद बढ़िया एग्जाम्पल इस चीज का, कोशिश करते रहो पक्के से, जो चाहते हो होगा। आईटी चाहते हो आईटी होगा, या जो मेडिकल कर रहे हो तो मेडिकल होगा, डिपेंडिंग अपॉन आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो।
गारंटी देता हूँ बच्चों, ये मतलब कोशिश कर लो बस एक अच्छे से, ठीक है। चलो ज्यादा ज्ञान दूंगा तो तुमको आगे बहुत पकाता है आदमी है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, कॉनिकल पेंडुलम का क्वेश्चन आता है, बड़ा फेमस है। तो उसको करने से पहले मैं उसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, कि मान लो एक पेंडुलम अपने पास, मान लेते हैं पेंडुलम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मान लो पेंडुलम है, ऐसे कर कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। और ये पेंडुलम में मान लो एक बॉब लगा और इसको ऐसे करके देखो, ये इसका जो सर्कुलर मोशन है वो अलग तरीके से है ना, ये देखना ध्यान से। यहाँ पे बहुत चीजें समझने की आवश्यकता होती है कई बार। अब लोग क्या करते हो, जल्दबाजी में गलतियां कर देते हो, नहीं गलतियां मत करो। इसका मास कितना है, m है, इसका लेंथ l है। अच्छा ये रेडियस मैंने एक्स्ट्रा लिख दी, ये रेडियस नहीं दी है मान लो, ठीक है। मान लो ये इस थीटा पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लो इस थीटा पे सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। और कैसे कर रहा होगा ये समझना है, ऐसे ऐसे करके कर रहा है, ये देखो ऐसे ऐसे करके, ये इसका सर्कुलर मोशन है, ठीक है। पक्की बात है, श्योर है। और मान लो इसकी जो इस वक्त स्पीड है, या एंगुलर वेलोसिटी ले लेते हैं, जो एंगुलर वेलोसिटी है कुछ भी दे सकता है आपको, यहाँ पर टेंजेंशियल स्पीड दे सकता है या ओमेगा दे सकता है। तो मान लो स्पीड दिया ओमेगा दिया, दोनों सेम बात है। तुमसे क्या बोलता है, तुमसे क्या बोलता है, फाइंड थीटा जिसपे सर्कुलर मोशन कर रहा है फॉर गिवन, या फाइंड टेंशन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें तुमसे, टेंशन पूछ सकता है, थीटा पूछ सकता है। तो अगर मान लो थीटा नहीं दिया होता तो थीटा पूछ लेता, ठीक है। अब ये मान लो एक पेंडुलम ऐसे लटकाया हुआ था हमने, और ऐसे एंगल पे देखे ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, वर्टिकल प्लेन पे नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके। रियलाइज कर पा रहे हो, है ना इंटरेस्टिंग। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका मतलब अगर पेंडुलम कहीं ऊपर फिक्स सरफेस से लगा हुआ है, लेंथ का है, और वो ऐसे घूम रहा है बच्चों, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो पक्के से फिर से दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, एक ही बात दिमाग में पॉप अप करनी चाहिए। वो क्या है, वही दिमाग में आनी चाहिए कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स होगा जिसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दे रहा होगा, कॉमन सेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन दे रहा है वो एसी, कौन दे रहा है फोर्स, इसका बीडी बनाओगे तभी रियलाइज होगा। अगर कोई फोर्स नहीं आ रहा तो समझ जाना गलत सिचुएशन दे रखा है, अगर कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए। तो हमने कहा जी इधर की तरफ टेंशन है, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये नीचे की तरफ mg लग रहा है, दो ही फोर्स लग रहा है बच्चों इस पे। तो हमने कहा टेंशन टी इधर की तरफ है m मास के बॉब पे, और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर सी है, और इसका रेडियस आर मान लेते हैं, ठीक है। तो इस आर रेडियस के सर्कल पर घूमना चाहता है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब इधर की तरफ कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए जिसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन थे एसी, और एसी क्या होगा बच्चों, वी स्क्वायर बाई आर अगर स्पीड दिया हुआ है तो। लेकिन ये कौन दे रहा है, ये एक्सीलरेशन कौन दे रहा है, कौन सा फोर्स दे रहा है बच्चों। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो टेंशन है, टेंशन का कंपोनेंट बच्चों इधर की तरफ आ रहा है, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ रहा है, टी कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या आ रहा है बच्चों, टी साइन थीटा, ठीक है बच्चों। ठीक है, समझो ध्यान से समझो। तो ये टी साइन थीटा ही फोर्स है, ये टी साइन थीटा फोर्स है जो आपको टी साइन थीटा जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है बच्चों। तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू मास इंटू वी स्क्वायर बाई आर, मास इंटू वी स्क्वायर बाई आर। अगर मान लो इस सर्कुलर मोशन पे जा रहा है तो पक्के से जो सेंटर की तरफ का फोर्स होगा वो एमवी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। मतलब बोल दिया है कि इस पर्टिकुलर थीटा पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, देन फाइंड थीटा। फाइंड थीटा पूछा है यहाँ पे, फाइंड थीटा ऐसे करके पूछा हुआ है, ये समझ में आ रहा है, फाइंड थीटा कि किस थीटा पे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, है ना। लेंथ दिया हुआ है एल, तुमने कहा बहुत अच्छी बात है। अब देखो जो इधर की तरफ का फोर्स है टी साइन थीटा वो आपका एमवी स्क्वायर बाई आर के बराबर है, और टी कॉस थीटा एमजी के बराबर होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं है। तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एमजी बच्चों, है ना। टी कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी, है ना। तो इस थीटा पे एक्चुअली में अगर ध्यान से देखें तो वी स्क्वायर बाई आर जी थीटा पे, आर लेकिन हमें पता नहीं है, हमें तो लेंथ पता था, हमें आर नहीं पता, लेंथ पता था, इस बात को ध्यान देना। हमें आर नहीं पता था, हमें दिया था लेंथ। तो देखो ये दिया हुआ था, ये है एल, है ना, और ये था थीटा बच्चों, और ये था रेडियस। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में रेडियस होता है, यहाँ जो रेडियस लेते हैं इस बात को समझना, ये रेडियस इस सर्कुलर पाथ की रेडियस होती है। ये नहीं कि ये इसका रेडियस ले लेना, बहुत सारे बच्चे इसका रेडियस ये लेना शुरू कर देते हैं, नहीं जी बच्चों, ये रेडियस चाहिए। अगर इस सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो आपको ये रेडियस चाहिए। करेक्ट है क्या बात, ये है ना, कमाल की बात। तो हमने वही कर दिया। तो ये अब क्या करेंगे, हमें पता है आर तो पता नहीं, तो हम एल के टर्म में लिख सकते हैं, क्या होगा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बच्चों। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर बाई एल, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बच्चों। तो जो आर होगा वो जाएगा एल साइन थीटा, आर इक्वल टू क्या होगा, एल साइन थीटा। तो हम लोग इस आर को उठा के यहाँ रख सकते हैं। तो टैन थीटा इक्वल टू बच्चों, टैन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एल साइन थीटा, है ना, इंटू जी, ठीक है बच्चों। तो ये रिलेशन हो जाएगा, और आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, नॉट वेरी डिफिकल्ट, है ना। अगर ये तुम्हारा ध्यान से देखना, अगर ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एल है,
और ये परपेंडिकुलर है, तो ये साइन थीटा दिखा सकते हैं, साइन थीटा आर की जगह रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा की वैल्यू डाल दिया, है ना। अब tan थीटा तो तुम्हें पता है यहाँ पर, मतलब ये समझ लो tan थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं, मतलब ये थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, tan थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई एल जी कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। यहाँ से निकाल सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई, डोंट वरी अबाउट। तो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, है ना। देख लो एक बार क्रॉस चेक कर लेते, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो टी साइन थीटा ही होगा ना, क्योंकि देखो ये फोर्स यहाँ लग रहा है और ये थीटा है, तो ये वाला कॉस कॉम्पोनेंट का, ये वाला साइन कॉम्पोनेंट होगा, तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। एम वी स्क्वायर बाई आर, आर हो गया, ये रेडियस हो गया इसका, ठीक है। और टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, तो tan थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर जी। बहुत बढ़िया। तो हमने आर को क्या लिख दिया, आर को क्या लिख दिया, एल साइन थीटा। कैसे बच्चों, देखो ये है तुम्हारा हाइपोटेनस, ये है तुम्हारा कुछ भी नहीं, ये है परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, तो आर इक्वल टू एल साइन थीटा। आर की वैल्यू डाल दिया तो हमें ये कंडीशन मिल गई, यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इन कॉनिकल पेंडुलम, इसको कॉनिकल पेंडुलम बोलते हैं, जो पेंडुलम है इसको कॉनिकल में, जब ऐसे ऐसे करके मोशन होता है इसको हम लोग कॉनिकल पेंडुलम बोलते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे मोशन कर रहा था, इसको कॉनिकल पेंडुलम बोलते हैं। कौन बना रहा है, देखो ये कौन बना रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनिकल पेंडुलम, करेक्ट। अगर ऐसे करके ऐसे ऐसे होता तो इसको कॉनिकल नहीं बोलता, ऐसे ऐसे घूम रहा था, यहाँ ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वही कॉनिकल पेंडुलम की बात कर रहा है बच्चों इस क्वेश्चन। इन कॉनिकल पेंडुलम अरेंजमेंट, in a conical pendulum arrangement, a string of length L meter is fixed at one end with a bob of 100 gram and string makes angle, अब यहाँ एंगल दे रखा है टू, यहाँ पर string makes 2 by pi revolution per second, मतलब यहाँ पर 2 by pi revolution per second कर रहा है, एक सेकंड में कितना कर रहा है, 2 पाई बाई, तो ये समझना, इसको हमें ओमेगा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें ओमेगा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये बात समझना ध्यान से यहाँ पर, कि 2 बाई पाई जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन मतलब देखो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई होता है, तो 2 बाई पाई रेवोल्यूशन, है ना। ये बात समझना, अगर हमारा, ध्यान से समझना, अगर हमारा एक सेकेंड में 2 बाई पाई रेवोल्यूशन कर रहा है ना, एक सेकेंड में 2 बाई पाई रेवोल्यूशन कर रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझना, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, इस बात को समझना। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई, ओमेगा इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एन, ऐसे लिख सकते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे सोचो, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात बता रहा हूँ। ओमेगा इक्वल्स टू बच्चों 2 पाई एन, वेयर एन क्या है, रेवोल्यूशन पर सेकंड। एक्चुअली ओमेगा अपॉन अगर हम 2 पाई कर लेंगे, मान लो ओमेगा, ऐसे सोचो, हमें ओमेगा पता है, ऐसे सोच लो, हमें ओमेगा पता है, ओमेगा मतलब कि कितने रेडियन पर सेकंड जा रहा है, कितने रेडियन पर सेकंड जा रहा है ना। तो मान लो ओमेगा रेडियन पर सेकंड जा रहा है, और हम अगर 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, सोचो। अगर मान लो 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि देखो 2 पाई का मतलब एक चक्कर होता है, तो अगर मान लो ओमेगा रेडियन मतलब मान लो 4 पाई पर सेकंड जा रहा है, 4 पाई पर सेकंड मतलब एक सेकंड में 4 पाई चला जाता है, ठीक है। अब 4 पाई का मतलब क्या होगा, 4 पाई का मतलब होगा कि 2 बार चक्कर काट चुका है, तो 2 बार चक्कर निकल मतलब 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड हो गया। इन कन्वर्ट कैसे करेंगे उसको, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एन, तो ओमेगा अगर 4 पाई पता है, अगर हम उसे 2 पाई से डिवाइड कर दें, अगर हमें ओमेगा पता है तो 2 पाई से अगर डिवाइड कर दें तो हमें सीधा सीधा हमारा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर हमें रेवोल्यूशन पता है तो हम लोग उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या पता है, रेवोल्यूशन, तो हम इसे 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू 2 बाई पाई, तो पाई पाई कट गया, तो 4 रेडियन पर सेकेंड आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये ओमेगा आ गया हमारा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन। क्लियर है क्या बात है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन बच्चों, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमें मतलब ऐसा कुछ कॉनिकल पेंडुलम दिया है, मैं यहाँ बना देता हूँ, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फिक्स्ड है, ये ओ है, और ये कुछ थीटा एंगल है, और ये कुछ आर रेडियस ऐसे ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1 मीटर दे रखा है, इसका मास कितना देखा, 100 ग्राम, मतलब 100 बाई 1000 0.1 kg है ये, 0.1 kg है ना, 0.1 kg में अगर 100,000 ग्राम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 kg आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, 0.1 kg मतलब 100 ग्राम अपॉन केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हो। तो नीचे की तरफ बच्चों mg लग रहा होगा, इधर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, इसको दूसरे कलर से कर देते थोड़ा दिखने लगेगा, इधर की तरफ mg लग रहा होगा, इधर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ही पूछना, तो अरे ये तो आसान सा ही होगा, कुछ नहीं है। देखो सेंटर की तरफ क्या होगा, क्या फोर्स लग रहा होगा, टी साइन थीटा, इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, टी कॉस थीटा, तो टी साइन थीटा
इक्वल्स टू बच्चों एम जी, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, एंड टी कॉस थीटा इक्वल्स टू, ओ आई एम सो सॉरी, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी नहीं होगा, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये आर यहाँ पर इसका रेडियस होगा। अब देखो यहाँ पर देखना, 1 मीटर फिक्स्ड एट वन एंड, यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो तुम्हारा 1 मीटर, ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ये दिया हुआ है, तो हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू दिस एंड टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा। तो बस वही सेम चीज, अब वैल्यू डालनी है आपको, कुछ नहीं करना, कन्वर्ट करना है। तो tan थीटा इक्वल्स टू फिर से वी स्क्वायर बाई आर जी आ जाएगा बच्चों। तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप, इसको सॉल्व कर सकते हो, तो यू विल बी गेटिंग एंगल। यहाँ पर कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, tan थीटा इक्वल्स टू एम जी। तो ये यहाँ पर आपको आर पता है, आर कितना दिया है, आर इक्वल्स टू निकालना पड़ेगा, ये रेडियस है, इस बात को प्लीज ध्यान देंगे, तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सेम तरीके से ऊपर वाली। अब ज्यादा 1 घंटे ऑलमोस्ट हो चुका है, तो हम लोग ज्यादा इस पर टाइम नहीं खर्चेंगे। तो ये tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी से ही सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। आप लोग इसका मुझे आंसर बताना, फाइनल निकाल के अच्छे से आंसर निकालना, देखते हैं कितने लोग निकालते हैं। ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए। ओके, तो आप लोग प्लीज बहुत केयरफुली करना और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, और सेफ रहो घर पे। थैंक यू।